तो सुचित्रा बहन जी शुरू करें क्या अध्ययन की गोष्ठी। अभी तो भैया लोग और आए नहीं अपने हम भैया लोग का पहले नहीं आया ना। हाँ आए तो नहीं है, आ गए। नमस्ते दीदी। हाँ एक मिनट। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। अभी शुरू कर सकते हैं। शुरू कर लें। मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? हाँ दीदी, आ रही है। अच्छा, ठीक है। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी। तो 8:08 हो गए हैं और अब हम हमारी अध्ययन गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। पिछले हमारे एक मिनट पिछली हमारी गोष्ठियों में कुछ बातें हुई हैं जिसको लगता है कि एक बार पुनः फिर से सुना जाए, रखा जाए और ठीक से उसको देखा जाए। इन 5 पन्नों में भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम शुरुआत में उसको हल्के रूप में ले लेंगे तो आगे आपको समझने में और आसानी होगी। तो हम शुरुआत से इसी बात को कह रहे हैं कि अस्तित्व में वास्तविकता है। उस वास्तविकता को समझने के लिए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। शब्द की कोई परिभाषा होती है। तो ये शब्द का अर्थ, परिभाषा और वस्तु क्या चीज है, इस पर एक छोटी सी बात बाबा जी ने कही है जो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। शब्द का अर्थ होता है। अर्थ के मूल में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु को इंगित करना ही शब्द का काम है। फिर से, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता ही है। अर्थ के मूल में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु को इंगित करना ही शब्द का काम है। उसको पहचान लेना मानव का काम है। मानव ने उसको पहचान लिया,
मतलब समझ में आ गया। मानव ने नहीं पहचाना मतलब समझ में नहीं आया। पहचान पूरा हो गया मतलब अध्ययन पूरा हो गया। और अध्ययन पूरा होना का क्या अर्थ है? सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में बोध संपन्न होना। तो ये एक शब्द अर्थ वस्तु के लिए मुझे एक बात कहनी थी। दूसरी एक बात परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था और व्यवस्था को लेकर बात आई है। तो उस पे एक छोटी सी बात जो बाबा जी ने कही है कि मध्यस्थ दर्शन से हमने मानवीय व्यवस्था का आधार परिवार है, ये बाबा जी ने पहचाना है। क्या पहचाना है? मानवीय व्यवस्था का आधार परिवार है, ये मध्यस्थ दर्शन से पहचाना गया है। इसके पहले, इसके पूर्व में व्यवस्था का आधार राजा बताया गया है, जो असफल हो चुका है। राजाओं के तौर तरीके ये सब लोग पहचान गए और उसको नकार दिए। उसके बाद व्यवस्था का आधार सभा बताया गया, वो भी असफल हो चुका है। तो आखिरकार व्यवस्था का आधार परिवार ही है, समाधान समृद्धि का प्रमाण व्यवस्था का पहला बीज रूप परिवार ही है। इस जगह मार्क्स नहीं पहुंचा, इस जगह मनु धर्मशास्त्र नहीं पहुंचा, इस जगह में एडम स्मिथ नहीं पहुंचा, इस जगह में आज तक कोई नहीं पहुंचा। परिवार देश की व्यवस्था का आधार हो सकता है, ये अभी तक किसी देश में नहीं है, किसी ने भी नहीं पहचाना है। तो व्यवस्था का आधार परिवार है, न कि सभा, न कि व्यक्ति। ठीक है, तो ये एक आगे की एक बात आई है, बहुत सुंदर बात आई है। इसके बाद एक बात आई है कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। तो मनुष्य ने बहुत कुछ उत्पादन किया, बहुत कुछ धरती के साथ प्रयोग किया, बहुत सारा व्यापार करके शोषण ग्रस्त हुआ और लाभ का उन्माद बढ़ता रहा। ठीक है, पुनः मैं अपनी बात रख रही हूं कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जब तक ये दोनों तृप्त कैसे हो, इसका तृप्ति बिंदु मनुष्य को नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य बारंबार धरती को बीमार करेगा, बारंबार व्यापार करके शोषणग्रस्त होगा और लाभ का उन्माद बढ़ता ही जाएगा। अभी तक ऐसे ही पहचाना गया है, जो ज्यादा सक्षम है, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसको ज्यादा सक्षम माना गया है, वो ही सस्टेन कर सकता है, और जिसके पास कम पैसा है वो अक्षम है, वो सस्टेन नहीं कर सकता है। इस तरह से धीरे धीरे धरती में दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और इस प्रवृत्ति के आधार पर हर देश ने अपनी सीमा सुरक्षा बनाया है। और इस तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं धरती का शोषण हो रहा है और धरती बीमार हो गई है, और बीमार धरती में रहने वाली हर वस्तु भी बीमार होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, इसका तृप्ति बिंदु आज तक मनुष्य ने नहीं ढूंढा है, उसके हाथ लगा नहीं है। तो कल्पना मध्यस्थ दर्शन से इस बात को पहचाना गया है, और कर्म स्वतंत्रता का निबंध क्या है। तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसंधान से यह निकला, सह अस्तित्व में अनुभव ही मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। फिर से, सह अस्तित्व में अनुभव ही मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है, और जागृति को प्रमाणित करना ही कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु है। जब तक इस तृप्ति बिंदु को हम नहीं पहचानेंगे, लाभ के बाद और लाभ की इच्छा, और इस तरीके से हम शोषण मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये दो बात मुझे कहनी थी। मुझे लगता है आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रही होगी। आगे हम पठन की प्रक्रिया से शुरू करते हैं। अचल बेटा जी, आप उसी तरीके से पठन की प्रक्रिया 5 व्यक्तियों के साथ शुरू कर लीजिए। जी दीदी। दीदी अपन चालू करें ना, उसके पहले मधु दीदी और मेरा एक प्रस्ताव था, तो मधु दीदी एक बार आप अगर रख देते तो।
जी। हाँ जी भैया, आप बोलिए ना। आप अच्छे से रख पाओगे? पहले आप। गाड़ी निकल जाएगी। दीदी, मैं ये कह रही थी, हाँ, अगर सबको सही लगता हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन में 5, मतलब जितना टाइम अपन रीड करते हैं 2 लोग ही कर लें, 3 लोग ही कर लें। मतलब उसमें ना समय का थोड़ा, मेरे को ऐसे लग रहा है कि बार बार चेंज करने में, जैसे 2-2 ये पेज तो करके बहुत कर अच्छा ले। प्रस्ताव है। बहुत हाँ, अच्छा प्रस्ताव है। 2 लोग भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति भी, क्योंकि हाँ मेरे को भी है हाँ ना। दीदी, हम लोग को कोई कि रोज। वो दिक्कत नहीं है, सबको जैसे ठीक लगे। हाँ, सब अपनी अपनी राय दे दीजिए, मैं तो बिल्कुल हाँ, सहमत हम लोग हूँ। को सबको ठीक मंजूर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरा और मधु का ये सुझाव था, हम लोग दोनों ने अब आपस में बात की थी, हाँ तो जी। अच्छा है मधु ने रखा तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ हाँ, तो इससे बढ़िया क्या है। अपना समय बचता है और कोई बात नहीं है। और ठीक रोज बात है। सबको नंबर मिल जाएगा। ठीक बात जी है, मैं भी जी बहुत बढ़िया। हम्म। जी। तो बताइए कैसे करना है, कर लीजिए। तो दीदी फिर ऐसा करते हैं कि अपन एक ही व्यक्ति को मतलब कर लेते हैं, और हर अगली गोष्ठी में ऐसे करके एक एक व्यक्ति जो है वो पठन का की जिम्मेदारी लेते जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अ, पिछली बार वैसे मतलब हम इस बार कुसुम दीदी आप ले लेंगी क्या 5 पन्ने जो हैं? हाँ ठीक है भैया, मैं ले लेती हूँ। जी जी कहाँ दीदी। से स्टार्ट करना है? ये पेज नंबर 53 की आखिरी लाइन से और पेज नंबर 54 से, मतलब अभी ओके। तक सारे, और फिर यहाँ से फिर सदग्रंथों में हाँ आश्वासन तो हाँ, बहुत है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं ले लेती हूँ। इस प्रस्ताव में जो समझेगा बेहतर जाएगा। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? यह जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानवता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्य व्यवसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना जीना है। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं, और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में द्रोह विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है, और वाद विवाद द्रोह विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए आदमी सामाजिक बन गया, ऐसे कैसे मान लिया जाए? यदि समुदाय के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए छूट जानना चाहिए, इसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखते हैं? तो इस मुद्दे पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हमको इसको हम ठीक से हृदयगम करते हैं, तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके। तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है।
अपनी सोच से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यक है। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए? तो पहला मुद्दा समझदारी, सहज शिक्षा, संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं क्या आपने, कि और आगे कंटिन्यू करूं? जीने की हाँ जी दीदी बोलिए। ये पैरा को पूरा ले लीजिए दीदी। अच्छा ठीक है। जीने की कला में धरती, जल, वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ कैसे जिया जाए, इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। सबके साथ जीना ही है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है, थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति में यह मूल रूप में है। उत्साह है, स्वयं स्फूर्ति है। हर मानव की यह आवश्यकता है। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को तारूंगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते रहे हैं। अब यह सोचना है कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है। मुझे आरंभिक काल से जैसे कि प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह बढ़ा। प्रमाणों को खोजने के आधार में ही ये सब पुनः विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसे मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। जैसे 700 करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप अंदाज कर सकते हैं। बहुत सुंदर कुसुम दीदी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बताइए जी देखिए, इसमें ना एक्चुअली मेरा प्रश्न था यहाँ पे कि ये वाली जो लाइन है, ये ना दीदी इसमें ना मतलब कंटेक्स्ट या संदर्भ समझ में नहीं आया। जब वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है और मूल्यांकन कर सकता है, तो अनुभव और मूल्यांकन दो ऐसे शब्द हैं जो कि दर्शन के पहले तो थे ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह दावा हर मानव करता ही है। तो इससे मैं ऐसा कुछ समझ रहा था कि अगर हर मानव करता ही है, मतलब वो दर्शन के अनुभव से ज्यादा मेरे ख्याल से वो किसी और चीज का दावा पहले से कर ही रहा है। मतलब हर मानव करता है तो मतलब वो बच्चा भी मानव दावा कर रहा होगा, बड़ा भी दावा कर रहा होगा, बूढ़ा होके भी दावा कर रहा होगा। तो वो किस दावे की बात कर रहे हैं? अच्छा, और यहाँ पे ये भी कहे कि फिर हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है। ठीक है। ये वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है। कभी कभी हम पढ़ने में थोड़ा सा वो हो जाता है, इसके वजह से कोई चीज मुश्किल लग जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से बाबा जी यही कह रहे हैं, आज भी हर व्यक्ति ये सोचता है मैं तो समझा हुआ ही हूँ, ये दावा करता ही है। अनुभव ये शब्द नहीं जानता पर बोलता ही है मुझे तो अनुभव है पूरा। तो यहाँ पर ये बात को बोल रहे हैं, ये दावा हर मानव करता ही है कि मैं तो कुछ ना कुछ समझा ही हूँ, मुझे बहुत मत समझाओ, है ना। तो बच्चों को हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मुझ पर माता पिता या शिक्षक अब मेरे पे ज्यादा मत चलाओ, है ना। किसी को शादी करनी है, मुझ पे मत थोपो कि आपका डिसीजन मेरे पे मत थोपो। मैं भी कुछ समझता हूँ, मैं भी कुछ सोचता हूँ, ये दावा हर मनुष्य करता है। इतनी बात को बाबा जी कह रहे हैं। तो है ना, आगे भी जो कहे हैं कि इस बात पर कि आरंभिक काल में जैसे प्रमाणों के आधार पर, जैसे बाबा जी करते थे, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने की एक प्रवृत्ति उनकी सहज थी, ऐसे ही हर बच्चा होता है।
वो कुछ समझता ही है, वो कुछ सोचता ही है। तो उसी प्रवृत्ति को बाबा जी कह रहे हैं कि मनुष्य परंपरा में लादे नहीं किसी के ऊपर, ये सहज है, हर मनुष्य के साथ ये सहज घटना है कि वो कुछ समझता ही है और उसको कहता ही है ना, कि मैं इसको समझता हूँ। यही छोटी सी बात है। अच्छा, समझ गया दीदी। मतलब वो जो समझने की है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तो उस मतलब वो दावा तो हम करते ही हैं, तो वो वाला दावा है। तो मतलब फिर वो जो सहज स्रोत है कि मैं समझा हुआ हूँ या मैं समझ सकता हूँ, तो वही मतलब उसी को फिर सहज स्रोत कह रहे हैं। जी जी, उसी को सहज स्रोत कह रहे हैं। और इसी सहज स्रोत के आधार पर हम कहते हैं कि हर मनुष्य अनुभव को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, वो है ना, ऑटोमेटिक चीज है, नेचुरल चीज है हर बच्चे में। जी दीदी, अब एकदम स्पष्ट हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो इस हाँ उसमें आप दीदी। लोग के कुछ। अ, जी हाँ दीदी, इसमें ये जो दावा करने वाली बात है, इसके पहले इसमें लिखा है कि शिक्षा समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाए। जीने की कला में धरती, जल और वायु के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए और मानव के साथ कैसे जिया जाए, इनमें से किसी एक को भी छोड़ा जा सकता, सबके साथ जीना ही है, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, सबके साथ जीना है, ये व्यक्ति अनुभव करता ही है और मूल्यांकन कर सकता है। मतलब कि वो ये सहज स्रोत है उसके समझने का कि इनमें से किसी को भी छोड़ के वो नहीं जी सकता। जी ये मूल रूप में है ही उसमें, और इसी जी। के लिए वो दावा करता है कि, है ना, ऐसा मुझे ये भी लग रहा था। हाँ, इसमें दो, इसमें भी बच्चे को देखे, अपना ही बचपना देखे। बच्चों को पशु भी पसंद है, अग्नि भी पसंद है ना, और पानी तो बहुत पसंद हाँ है, होता है कि नहीं। तो हाँ। उसके और इसकी अगर उसको समझ नहीं है, पशु की समझ नहीं है, धीरे धीरे उसको समझ में भी आना है ना। पहले तो अच्छा हम्म लगता है, और उसकी समझ अगर विकसित नहीं है तो वो मनमानी में चला हम्म। जाता है। तो एक मूल प्रवृत्ति हर बच्चे की, उसको सब चीज पसंद होती है। और अगर हाँ, शिक्षा सबके साथ संस्कार ही से जीना उसको, चाहता है। हम्म हाँ, तो शिक्षा संस्कार से अगर हर वस्तु का प्रयोजन समझ जाए, हर वस्तु का स्वभाव समझ जाए, उसके साथ संबंध ही है, मुझे संबंध बनाना नहीं है, ये सब को अगर पहचान हम्म। जाए, तो बाबा जी लिखे हैं कि 10 से 12 वर्ष के बच्चे समझदारी का प्रमाण देने लगेंगे। जी जी दीदी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं दीदी। दीदी एक मिनट, ठीक, इसमें थोड़ा जी सा ऊपर कार्य में है। जैसे 69 में ये अपने शोध में स्वयं तृप्ति होना भी आवश्यक है, दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यकता है। मतलब अपने की जो तृप्ति होना आवश्यक है वो तो ठीक है, दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यकता है, वो थोड़ा सा बता। हाँ, मैंने भी दो चीजें लिखी थी जो मैं आप लोग को अगर नहीं पूछेंगे तो बताऊंगी। उसमें ये अच्छा एक बात थी। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि अपने हाँ शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। तो जैसे हम अध्ययन करते हैं तो हम तृप्त होते हैं ना, हमें ऐसे लगता है हमें समझ में आ गया। इस उसमें कई लोग अनुभव की घोषणा भी कर देते हैं कि हम तो पूरा समझ लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, हम एकदम अध्ययन से, भाषा से, अपने ही कल्पनाशीलता से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि हमको लगता है हम अपने शोध से तो तृप्त हो गए, और हम ये घोषणा कर देते हैं कि हमें अनुभव हो गया, हम सब कुछ समझ चुके। पर बाबा जी ने उसके साथ दूसरी चीज भी लिखी है कि दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यक है ना। तो अगर जी मैं स्वयं में तृप्त हो गई, तो उसका तृप्ति का क्या प्रमाण है? मेरा जीना, मेरा विचार, व्यवहार और कार्य। तो जो मेरा जीना है, उसके उससे मैं सभी के तृप्ति का स्रोत बन गई हूँ। मैं खुद भी तृप्त हूँ, सब मुझसे भी तृप्त है। तो ये जो अनुभव और प्रमाण, इन दोनों से हम कहेंगे कि हाँ, मैं कोई बात को समझ गई।
तो अपने में हम किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता में जाके लगता है अरे सब कुछ हो गया, पर प्रमाण में देखो तो एक आदमी तृप्त नहीं हमसे, कोई दूसरे का तृप्ति का हम स्रोत ही नहीं बन पा रहे, दूसरे हमसे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, है ना, चार लोग के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अपनी ही दुनिया में गुम हो जाना, इसको अनुभव नहीं कह रहे हैं। अपनी ही दुनिया में हम उसको समझते हैं कल्पनाशीलता पूर्वक, और सहअस्तित्व में उसका प्रमाण भी देते हैं। इसको बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है रेखा बहन? हाँ दीदी, बहुत अच्छा। जी, एक और बात मुझे आप लोग को इसी पेज 54 में बतानी थी कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है, समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। तो एक छोटा सा लेख मैंने कुछ दिन पहले भेजा था कि इतिहास में जो भी हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं। तो दो शब्द हमारे सामने है, एक है घटना और एक है परंपरा। तो इतिहास में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दूसरी पीढ़ी एडॉप्ट नहीं करती, उसको कहते हैं घटना, है ना। जो कुछ भी चीजें दूसरी पीढ़ी को स्वयं स्फूर्त स्वीकार नहीं होता, तो इतिहास में वो सारी घटनाएं हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, उन पर लादते हैं। और असल में क्या चीज बोल रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वीकार हो सही के रूप में, उसको कह रहे हैं संस्कार, समझदारी। तो समझदारी की ही परंपरा होती है। गलती अपराध की परंपरा हो भी नहीं सकती, वो केवल घटनाएं हैं। परंपरा जब भी होगी समझदारी की ही होगी, है ना। तो अपन बच्चों को जब इतिहास पढ़ाएं तो समझदारी कैसे कैसे समझदारी हुआ, समझदारी का एक क्रम को बताया जाए, ना कि घटना को। तो ये एक बात मुझे लगा थी कि आप लोग को बताऊं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। जी, बढ़िया दीदी। सभी मानव जैसे ही स्थिति में मैं भी था। संसार में प्रचलित शिक्षा संस्कार, कर्मकांड संस्कार, इसी जंगल में मैं भी गुजरा हूँ। गुजरने के बावजूद हमारी स्वीकृति ना तो मैकाले शिक्षा के साथ रही, ना परंपरागत आदर्शवादी संस्कार के साथ रही। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं हो पाई। यह हमारा संपूर्ण उद्देश्यों की ओर दौड़ने का आधार और कारण बना। हमारी आस्था न शिक्षा परंपरा में, न संस्कार परंपरा में बनी, इसीलिए हम शायद रिक्त हो गए और यही हमारा अपने ढंग से दौड़ने का आधार बना। दो घटनाएं तो घट चुकी, इसमें एक घटना जीवन को समझना महत्वपूर्ण रही। जीवन में ही समझदारी समाई है एवं समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ लगी। मान्यताओं आस्थाओं के आधार पर हम 4.5 क्रियाओं में जीते हैं। आस्था मतलब बिना जाने मान लेना। जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। विश्वास के साथ जीने में 10 क्रियाएं प्रमाणित होती हैं। मैं 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता ही हूँ, आप भी कर सकते हैं। सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। इसी क्रम में ये अणु परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। ग्रह, कोल, वनस्पति, पदार्थ ये सभी सह अस्तित्व में प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में है। सह अस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप यही है कि सभी इकाइयां अपने में ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न रहने की ही यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। सभी अणु अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यही बात है जो मानव को प्रेरित करने के लिए मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी को सह अस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है।
इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं। मानव से कम में हमारा और ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। हमारे सन्मुख स्थिति जंगल, पहाड़, खनिज जीव सह अस्तित्व के आधार पर ही अपने वैभवों को प्रकाशित कर दिया है। सह अस्तित्व विधि से ये समृद्ध है। सह अस्तित्व नहीं होता तो किसी को संरक्षण मिलना ही नहीं था। इसका मूल तत्व यही है। सत्ता में एक एक वस्तु इकाइयां संरक्षित, नियंत्रण और ऊर्जा संपन्न है। जो अणु व प्राण कोशिकाओं के रूप में कार्यरत है, उनकी सीमा उतनी ही है। इसमें भी सह अस्तित्व वैभवित है। एक कोशा है के साथ दूसरे कोशा का सह अस्तित्व होने के कारण बहुकोशा विधि से निश्चित रचना रचित कर पाए हैं। ये रचना करने की विधि कोशा में स्थित प्राण सूत्र में निहित रहता है। इसका नाम है रचना विधि। इसमें निरंतर शोध होता रहता है। इसी गवाही के स्वरूप अनेक प्रकार की रचनाएं हमारे सम्मुख है। इस गवाही के साथ हम आश्वस्त हो पाते हैं। प्राण सूत्र में भी और परमाणु अंशों में भी शोध कार्यक्रम है। मानव के शोध कार्य का जो स्रोत है कल्पनाशीलता, कर्म। हेलो हेलो। हाँ वो अभी एक बार रुक जाते इस पेज में 56 में। हाँ ठीक है ना, कुछ पूछ लेते हैं। ठीक। दीदी इसमें मेरे को एक तो ये है कि ऊर्जा संपन्न रहने, शुद्ध रूप बोला गया है और ऊर्जा संपन्न रहने की ही यह अस्तित्व, यह रहने की ही यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। इसको थोड़ा सा फैला के बता दीजिए। और दूसरा है सत्ता नहीं, संरक्षित, नियंत्रित, ऊर्जा संपन्न है। ये लाइन। सुचित्रा बहन जी, सुचित्रा बहन जी, हेलो सुचित्रा बहन जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ पा रही है। नहीं आ पा रही आपकी आवाज। हेलो, हाँ अभी भी नहीं आ रही बहन जी, थोड़े से और नेटवर्क में। नहीं, आवाज नहीं आ रही है बहन जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है सुचित्रा बहन जी के साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर बात तो हो गई थी मधु बहन जी, कि ऊर्जा संपन्नता पर थोड़ी हमारी बात हुई है। तो कोई सभा में इसको रखना चाहेगा क्या? जब पिछले बार सहअस्तित्व की बात हुई थी मधु बहन जी, तो इस पर हमने काफी बात रखी थी, परमाणु, अणु और सारे प्राण कोशिकाओं इसको लेकर। मुझे तो ये इसमें ये समझ आया कि ऊर्जा संपन्न है तो वो मूल ऊर्जा से ऊर्जित है और उसी की ये अभिव्यक्ति है कि ये सारा संसार बना, अस्तित्व बना उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति। तो क्या मैं इतना ही समझ रही हूँ, सही है कि इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
हाँ, नहीं यही है मूल रूप में। और उसका जो एक क्रम है उसको भी बाबा जी बता रहे हैं कि कैसे परमाणु अंश से परमाणु का गठन है, फिर अणुओं का गठन है, और परमाणु अंशों में जो शोध के है ना, शोध की प्रवृत्ति है, जिससे प्राण सूत्र, प्राण कोशा, ये पूरा ही एक जर्नी है, एक पूरा जर्नी है इकाइयों का। उस जर्नी को बता रहे हैं कि कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है सहअस्तित्व की, जी जी। है ना। तो दी इसमें बहुत संरक्षित और नियंत्रित, ये जो हाँ नियम, हाँ इसका ही मैं पूछती थोड़ा और। हाँ, जैसे अस्तित्व में मैंने पिछले बार ही नियम नियंत्रण संतुलन को बताया था। तो नियम, और नियम का अर्थ है निश्चित आचरण, है ना। किसी भी वस्तु का जो आचरण है, उसका स्वभाव है, उसको हम कह रहे हैं नियम। जैसे पदार्थावस्था का क्या नियम है, क्या स्वभाव है, वो है संगठन विघटन, है ना। एक परिस्थिति में एक ब्रह्मांडीय किरणों के सभी संयोगवश उसमें संगठन होता है ना, अंश संगठित होते हैं, और एक समय के बाद में वो विघटित हो जाते हैं, है ना, रूप परिवर्तन होता है ना, हम पदार्थावस्था में देखते हैं। ये नियम है ना। अब नियंत्रण किसको कह रहे हैं, उसका निरंतरता। किस चीज का निरंतरता, तो जैसे हम पदार्थावस्था में देखते हैं, पदार्थावस्था में क्या चीज की निरंतरता है, वो है, वो परिणामानुषंगी है, उसका परिणाम कभी नहीं बदलता, है ना। उसका परिणाम कभी नहीं बदलता, ये उसका नियंत्रण है। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें एक अंश है तो एक ही रहेंगे, वो परिणाम कभी नहीं बदलने वाला। ऑक्सीजन का जितना अंश है वो उतना ही रहेगा, वो परिणाम कभी नहीं बदलने वाला। तो ये नियंत्रण कहाँ से उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है, तो सहअस्तित्व विधि से। सहअस्तित्व की ये अनुपम अभिव्यक्ति है कि हर चीज को कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है, सब अपने में ही, अपनी अभिव्यक्ति में नेचुरली नियंत्रित है। इसी तरीके से सभी अवस्थाओं का है। दी वो संरक्षण मतलब कि वो परंपरा में है ही, इसलिए एक निश्चित उसी को संरक्षण कह रहे हैं। हाँ, संरक्षित मतलब उसकी, हाँ बिल्कुल ठीक बोले कि वो सुरक्षित है, परंपरा बन गई। हाँ परंपरा बन गई। वेरी गुड, जी जी ठीक बात है दीदी। हाँ। मेरी आवाज आ दीदी रही क्या पूनम बहन? हाँ, अभी आई सुचित्रा बहन जी, आई आ गए। फिर से रिज्वाइन की हूँ। ठीक है। हाँ जी, वो जो भूखे और अजीर्ण परमाणु होते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन है, ये जितने भी पदार्थावस्था सबका एक निश्चित है, ये बदलता नहीं है। तो वो परमाणु परिवर्तन जो होते हैं वो कौन से वाले हैं, मतलब क्या हर समय रहते हैं, वो किस रूप में रहते हैं? हाँ सुचित्रा बहन जी बताइए। क्या दीदी, पर क्वेश्चन रिपीट करिए। वो पूछ रहे दी हैं मैं बोल जैसे रही भूखे। हाँ बोलिए ना दी। हाँ सुचित्रा बहन जी, इनका प्रश्न है कि जैसे ऑक्सीजन, हम जितने 108 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो लगभग एक एलिमेंट्स फॉर्म हो चुके हैं, तो भूखे और अजीर्ण किसको बोल रहे हैं, क्या इनमें से कुछ है कि अलग से कुछ है, क्या है? हाँ, भूखे अजीर्ण परमाणु जो भौतिक संसार में ही भूखे अजीर्ण परमाणु मिलते हैं अपने को, तो ये तो हम पढ़ते ही हैं दीदी कि जो अपन के परमाणु अंश से परमाणु बना हुआ है। तो परमाणु अंश में जो हर एक ऑर्बिट है, मतलब न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट होते हैं सारे, तो ऑर्बिट्स में गिनती संख्या जो रहती है वो निश्चित होती है। तो जब अजीर्ण परमाणु, आपको मतलब अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु को समझना है तो क्वेश्चन ठीक से मेरे को एक बार वो कर दीजिए ट्रांसफर, मधु दीदी आप। हाँ इसमें से, हाँ ठीक। इधर मधु दीदी आप कर दीजिए कि क्या पूछना चाहते हो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती, नहीं तो कहीं और फैल जाऊंगी मैं। हाँ दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हर जो एलिमेंट, जैसे गोल्ड है या कुछ भी है, वो फिक्स्ड है कि उसका ये इतना ऑर्बिट में इतना रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब रेशियो फिक्स्ड है।
और वो हम्म, चेंज भी नहीं होता। नरिश फिक्स। हाँ, हाँ। तो फिर वो हम्म, अजीर्ण और भूखे कौन से जो चेंज होते रहते हैं, मतलब ऐसे हाँ। बोलते हैं ना, परिणाम गठन पूर्ण तो कंप्लीट हो गया तो और परिणामशील है। ठीक ठीक बात है तो दीदी। तो हाँ, वो पूछ रही ये, हाँ वो पूछ रहे थे ना। तो भौतिक संसार में हम दो प्रकार से देखते हैं परमाणु को, कि जो एक परमाणु होता है कि उसमें जैसे कि ऑर्बिट जो बनते हैं दीदी, वो नियम केमिस्ट्री वगैरह जब भी पढ़े होगे उसमें देखा नियम नियम है उसका बनने का, कि 2 है फिर 8 है फिर 18, ऐसा जो क्रम है। तो जो लास्ट की ऑर्बिट में जो रहता है ना, तो थोड़ा सा शुरू से बताना पड़ेगा। तो लास्ट की ऑर्बिट में जैसे मान लो 8 परमाणु 8 अंश चाहिए अपने को। तो 8 अंश ना होके अगर उसमें 7 रहता है, तो 7 रहेगा तो उसको पूरा होने के लिए उसको एक अंश चाहिए। ठीक है। तो इसको क्या है कि उसको एक ही चाहिए। तो एक चाहिए तो उसका क्या होगा, भूखा परमाणु बोलेंगे उसको अपन, कि उसको एक चाहिए, उसको भूखा परमाणु के नाम दे दिए। और किसी के पास मान लो कि एक ही अंश है बाहरी ऑर्बिट में, और उसकी जो जस्ट पहले का ऑर्बिट वो कंप्लीट है, लेकिन जो बाहरी ऑर्बिट में केवल एक ही अंश है, उसको 7 चाहिए। तो 7 चाहिए से अच्छा है कि वो सोचेगा कि एक अंश है उसको मैं छोड़ देता हूँ, ज्यादा हो रहा है तो मेरा ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसमें पर क्या है कि उसको बोलते हैं अजीर्ण परमाणु। अजीर्ण परमाणु इसलिए कि उसके ऑर्बिट पूरे हो जाते हैं अगर वो एक को छोड़ देता है। तो देने वाला परमाणु हो गया, और एक परमाणु जिसके पास 7 है, एक चाहिए, वो लेने वाला परमाणु हो गया। तो ये अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। इससे क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो अपन बोलते आ रहे हैं, इससे केमिकल बॉन्डिंग होता है, आपस में ये दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि एक ही तत्व के जो परमाणु जो हम बात कर रहे हैं, इन लोग आपस में साझा करते हुए बॉन्डिंग करते हुए, है ना, वो बॉन्डिंग करते हुए बनते जाते हैं। तो अणु से वो परमाणु से वो अणु बनते हैं, अणु से अणु पिंड बन जाते हैं। तो हमको जो लोहा, सोना, गोल्ड, ये सब देखने को मिलता है ना, ये बॉन्डिंग के स्वरूप है। चैन जैसा एक दूसरे के साथ, तुम भी जैसे कि मेरे को भी 2 चाहिए, तुमको भी 2 चाहिए, ऐसा दोनों एक दूसरे को बॉन्डिंग के रूप से, कि तुम्हारे तुम ये जैसे साझा करते हैं ना, तो आपस में साझा करके वो बॉन्डिंग करते हुए सारे परमाणु गुत्थे में ऐसे गुथते हुए, समझो हमको तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में दिखाई देता है वो सारे। तो ये इस तरह से इसमें भूखे एजेंट का बात ही, दोनों को ही चाहिए और दोनों को ही नहीं चाहिए भी, ऐसा तो दोनों मिल जाते हैं तो एक साथ वो तत्व हमको दिखता रहता है, ये सारा चीज। तो ये 2 प्रकार की उसमें बात होती है। भूखे एजेंट परमाणु भी होते हैं जो केमिकल रिएक्शन अपन देखते ही रहते हैं, धरती में केमिकल का बनना और केमिकल का टूट करके वापस एलिमेंट्स बन जाना। तो ये 2 प्रकार के एलिमेंट के अणु मिलते हैं, 2 प्रकार के, तो वो केमिकल बॉन्डिंग होता है और केमिकल बनता है, एक नया चीज बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होता है और केमिकल बनते हैं उससे। और जब वापस विरचित होती है कोई घटना, जब रचना विरचना का तो पढ़े ही हम, तो रचना विरचना यही है। रचना मतलब केमिकल का बॉन्डिंग होना, विरचना मतलब केमिकल वापस में टूट के एलिमेंट्स बन जाना। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। ये घटना चलते रहते हैं। और ये जो इससे मुक्त होने की जो प्रक्रिया हुई, जिसको अपन विकास बोल रहे हैं, ये घटना तो अपन बढ़े कि जीवन का जो परमाणु बन गया, उसमें ये घटना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसके मध्य में केवल एक ही अंश होता है, मध्य में कोई भार ही नहीं है, मतलब परमाणु में कोई वेट ही नहीं है वो उसमें। और बिल्कुल वो अणु बंधन, मतलब उसमें ऐसे नहीं कि एक जीवन का परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अणु बंधन, मतलब कि अणु बन जा रहा है मिलके, ये भी नहीं। वो अपने आप में पूरा है, अक्षय बल अक्षय शक्ति से संपन्न है वो। तो अपने आप में वो कंप्लीट है, गठन पूर्ण है ना। तो वो एकदम डिफरेंट चीज है जीवन का परमाणु। और ये जो भूखा परमाणु और ये अजीर्ण परमाणु है, इसमें हमेशा ये चलते ही रहता है, केमिकल रिएक्शन होते ही रहता है और एक नए तत्व, नए केमिकल बनते रहते हैं, नया चीज का प्रकटन होते ही रहता है। तो इस तरह से आपको और कुछ इसमें समझना हो तो जी। जी दीदी, ठीक है दीदी। कुछ कुछ समझ आया। हाँ दीदी, हाँ, कुछ कुछ भूखे समझ और में अजीर्ण की बॉन्डिंग से अणु बन जाते हैं किसी भी हाँ हाँ वस्तु। हाँ हाँ। उससे क्या है कि उससे केमिकल बनता है दीदी, और बॉन्डिंग जो होता रहता है ना, दो दो एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिल मिल के, उससे हमको बड़ा तत्व जो एलिमेंट है ना, वो वो तत्व जो तत्व दिखता है दिखता हमको, है। हाँ वो दिखता है तत्व, जी। तो लोहा जो दिखता है हमको, वो एक ही प्रकार के परमाणु का बॉन्डिंग होते हुए ये बड़ा सा तत्व हमको सामने दिखाई देता है पिंड के रूप में। सुचित्रा, सुचित्रा दीदी, इसमें हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा हम्म ब्लड है,
है ना, हम अगर शरीर की तरफ जाए तो वो भी तो यही चीज है ना, रचना विरचना ही का काम। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं तो हमें कैंसर होता है ना, जो तो ये भी हम उसी प्रकार से पकड़ सकते हैं क्या इस बात को? हाँ, क्योंकि इसमें ना रस तत्व आ गया है इसमें, है ना। भौतिक परमाणु संसार के बाद फिर जो आगे जो पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, प्राण के अवस्था के बाद ये अपना जीवावस्था। तो इसमें जो ब्लड का बनना है ना, इसमें जो केमिकल रिएक्शन तो है ही है, पर इसमें जो रस तत्व बन गया है, ये कुछ अम्लीय और क्षारीय मिलकर के जो बना है दीदी। जैसे शरीर बना है हमारा सात तत्वों से मिलकर के। तो इसमें तो स्टार्टिंग वही से हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन है ना, तत्वों का बनना। उसमें देखो हमारे ब्लड में लोहा भी पाया जाता है, लोहा भी एलिमेंट है उसमें। तो ये जो रस बनना है ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है केमिकल मतलब जब रिएक्शन ही है आगे इसमें भी आएगा तो एक। आप हमको समझाएंगे। आगे आगे पूरा ये आएगा दीदी, पूरा जब सात अपन धातु के बारे में हाँ पढ़ेंगे ना, ठीक, तो और डिटेल में अपन बात कर लेंगे दीदी, इसमें जुड़ जाएगा वो। बिल्कुल ठीक, ठीक है दीदी, थैंक यू। क्योंकि भौतिक संसार से थोड़ा डिफरेंट है, ये रस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ठीक है दीदी, आगे पढ़ते हैं। और कुछ दीदी, ठीक मधु दीदी? नहीं दीदी, आगे बढ़ सकते हैं दीदी। ठीक है दीदी। ठीक है, पढ़ती हूँ। मानव के शोध कार्य का तो स्रोत है कल्पनाशीलता, क्रम स्वतंत्रता, उसके बाद विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प, अनुभव, प्रमाण शक्ति। ये सब शक्तियां अपने आप में अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन तत्परता के साथ ही इन 10 क्रियाओं के साथ जीने वाली क्रिया, जीने वाला वैभव प्रमाणित हो पाता है। इन 10 क्रियाओं में मुख्य मुद्दा है अनुभव होना और अनुभव मूलक विधि से जी पाना। अनुभव मूलक पद्धति से जीने के लिए स्वाभाविक रूप से स्रोत बना हुआ है। जीवन अनुभव करना चाहता ही है, समझदार होना ही चाहता है, अपने आप को समझदार, अनुभवशील, न्यायविद, चिंतनशील मानता ही है। अस्तित्व में संबंध चारों तरफ फैला रहता है, उसको जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना फलस्वरूप उभय तृप्त होना ही है, न्यायविद का प्रमाण है। मानव अपने में स्वतंत्र है, समझदार बनना है या नहीं बनना है। यदि समझदार बनना है तो सहस्तित्व में समझदार बनने की परिस्थितियां समीचीन है, समझदार बनने की पूरी सामग्री है, और समझदार नहीं बनना चाहता है उसके लिए भी सामग्री है, किंतु प्रमाण दोनों का भिन्न है। नासमझी में शुभ सुख घटित होने वाला नहीं है। मेरे अनुभव अनुसार हम सभी से बंध कर, लद कर और लड़कर जीना नहीं चाहा, वैसे ही आप भी किसी वस्तु से बंध कर, लद कर और लड़कर जीना नहीं चाहेंगे, और कोई भी फंस कर जीना नहीं चाहता। इस तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहता है, न्याय समाधान में एक सूत्रता पूर्वक जीना चाहता है। संबंध जो है सभी और जुड़ा ही है, इसे हम भ्रमवश पहचानते नहीं है। यही परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को जानना पहचानना शुरू किया, उसी मुहूर्त से हम में अपने आप से जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होती है। जैसे ही हमसे संबंधों का पहचानना होता है, मूल्य अपने आप से बहने लगते हैं, फलस्वरूप निर्वाह होता है, उसका मूल्यांकन होने पर वह तृप्ति होता है। इस तरह न्याय प्रमाणित होता है। संबंध को पहचानने की स्थिति, पहचानने की विधि बनती है। प्रयोजन के आधार पर संतान माँ को पहचानते हैं, पोषण के अर्थ में संरक्षण स्रोत को पिता कहते हैं, प्रमाण स्रोत को गुरु, जिज्ञासा स्रोत को शिष्य कहते हैं। प्रचलित रूप में जो कहा जा रहा है कि हमें यंत्रवत रहना है, यांत्रिकता में प्रवीण रहना है, क्या मानव एक यंत्र है? इसका उत्तर देने वाला कोई माई बाप है? मैं कहता हूँ मानव यही यंत्र नहीं है, सारे के सारे यंत्रों का रचयिता मानव है। जितने भी अभी तक
यंत्र रचे गए हैं, सभी यंत्रों का जनक मानव है। इसलिए यंत्र मानव को पा नहीं सकता, मानव से कम ही यंत्र बनता है। इसलिए मानव का अध्ययन यंत्र कर नहीं सकता। दूसरा, सभी यंत्र जड़ प्रकृति से बनता है। अभी तक जितने भी यंत्र बनाए हैं, पदार्थावस्था की वस्तु से ही बना है। प्राणावस्था की वस्तु से एक भी यंत्र नहीं बनना पाए हैं। ये याद रखने की बात है। मानो तो बहुत दूर की बात है, अभी एक भी यंत्र प्राण कोशिकाओं से नहीं बना पाए हैं और डिंग हाँकते हैं कि मानव एक यंत्र है। मानव परंपरा के लिए कहाँ तक उचित होगा, अभयुद्ध के अर्थ को कैसे पूरा करेगा। अभी तक कितने गहरी अभी तक कितने गहरे यह बात बैठी है कि मानो ये एक यंत्र है, भोग के लिए वस्तु है। अभी तक ऐसा ही सोचा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई अपने बच्चों के साथ जीता है, मैं यंत्र धर्मी नहीं हूँ, ऐसा लगता ही है। मुझे मानव सचेतना सहित ही पहचान में आया। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप में संचेतना है। संवेदनाओं को नहीं पहचानता है, तब यंत्रवश हो जाता है। यांत्रिकता में हमको अभी तक तो कोई तृप्ति मिली नहीं। हम यंत्रवश कार्य करें या तृप्ति पा जाए, ऐसा कोई रास्ता हमको मिला नहीं। ऐसा कोई गुरु हो तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। वंशानुक्रिय विधि से समझने वालों को मैंने सुना, वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए। इसी तरह भौतिकवादी और सापेक्षवादी सिद्धांत भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे हैं। यदि इन तीन सिद्धांतों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाए, अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में पहचाना ना जाए। मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। दीदी और आगे पढ़ूं? नहीं दीदी, यहीं तक अभी रुकते हैं। इस पर किसी की कोई उसको देख लेते। दीदी हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ दीदी, मुझे इस पेज में ये लग रहा है कि संबंधों में भी और बाकी प्रकृति के साथ भी, मानव का मानव के साथ संबंध और बाकी प्रकृति के साथ संबंध, इसमें जो सार्वभौम प्रयोजन, जिसमें हर मतलब शुरुआत से अभी तक जो प्रयोजन की ही बात होती है, जो उसको थोड़ा सा फैला सकते हैं। जैसे हम ये कोई काम कर रहे हैं, ये इस प्रयोजन के साथ कर रहे हैं, ये उसका मेरे को थोड़ा अर्थ को मतलब थोड़ा अच्छे से क्लियर एक बार देखना है उस अर्थ को। सुचित्रा बहन जी, आप ले रहे हैं? ठीक है, आप लोगे तो ले लो दीदी, नहीं आप कर लो, नहीं तो फिर आप लीजिए ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ठीक बात है। अपन संबंध को पहचानने की स्थिति में पहचानने की विधि बनती प्रयोजन के आधार पर। तो हम देख पाते हैं कि हमारा संबंध एक तो प्रकृति के साथ है, दूसरा हमारा संबंध मानव के साथ है। तो हम ये इन दोनों के साथ जो हमारा संबंध है, उसको देखने का आधार क्या है? तो देखने का आधार जो है वो है प्रयोजन। तो हम संबंध को अभी प्रयोजन के आधार पे नहीं चुनते। हम अपने लाभ दृष्टि से, है ना, प्रिय दृष्टि से, और इसके आधार पे ही हम प्रयोजन को चुनते हैं। तो इसी को बाबा जी लिखे हैं कि प्रयोजन के आधार पे ही संबंध है। तो
देखते हैं कि अगर अपन चलते हैं पहले पदार्थावस्था में, तो पदार्थावस्था में हमारा क्या संबंध है मिट्टी के साथ। तो मिट्टी के साथ संबंध को हम समझने जाएंगे तो हम उसके प्रयोजन को समझेंगे कि मिट्टी के साथ हमारा कैसे जीना होगा। तो मिट्टी का प्रयोजन क्या है, मिट्टी मेरे लिए कैसे उपयोगी है, इसको समझोगे। प्रयोजन को समझना मतलब उसका उपयोगिता को समझना, उसका मूल्य को समझना। तो मिट्टी जो है उर्वरक होती है, तो वो क्या करती है, वो पौधे के लिए उपयोगी होती है, उससे पौधे उग पाते हैं क्योंकि मिट्टी उर्वरक होती है। तो पौधे उगने से जो पौधे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। इस तरह से मिट्टी का उर्वरक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिट्टी जब उर्वरक होती है तो ही हम उसके उसके साथ संबंध को पहचान पाते हैं। तो अभी हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है और इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम मिट्टी के साथ कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारा प्रयोजन क्या था, मिट्टी के साथ हमको जीना था। मिट्टी के साथ जीने का मतलब उसकी उर्वरकता को बना के रखना चाहिए था। वो जब पौधे को पुष्ट कर रही है तो पौधा क्या कर रहा है, पौधा वापस अपनी पत्तियों को गिरा के अपने अपने शरीर, उसके कभी टहनी टूट गई, कुछ भी पौधा सड़ गया, तो वापस मिट्टी को वो उर्वरकता वापस प्रदान कर देती है ना। तो वो उनका रिसाइकल हो जाता है, आवर्तनशीलता हो जाता है। तो आवर्तनशीलता को पहचानना मतलब आप पहचान लिए तो आप जी पाओगे साथ में। तो मिट्टी का और पौधे का जीना तो बहुत बढ़िया से चलता रहेगा, क्योंकि वो पहचानना, निर्वाह करना उनमें बढ़िया निरंतर चल रहा है। तो मानव क्या किया, मानव मानो ये देख ही सकता है, समझ ही सकता है कि सबके साथ अगर देखोगे तो मिट्टी और पौधे के साथ जीना बढ़िया है। मिट्टी का पौधे का जीवावस्था के साथ जीना बढ़िया है। जीवावस्था का ज्ञानावस्था के साथ जीना, मतलब हम तीनों संबंध को ध्यान से देखें तो सब में आपस में आवर्तनशीलता आपको दिखाई देगी, पूरकता दिखाई देगी, उपयोगिता दिखाई देगी। लेकिन मानव जो है इस सब चीज को देखने के बाद, क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण वो क्या चले गया, उसका कर्म कल्पनाशीलता कहाँ चले गया, तो लाभ दृष्टिकोण में चले गया, है ना। उसमें उसके साथ उसको ऐसा लगा कि मैं इससे क्या ले लूं। ये ऐसे लेने वाली प्रवृत्ति आई लाभ दृष्टिकोण के कारण। तो वो क्या किया, मिट्टी में कितने आसानी से केमिकल डाल देता है, और केमिकल डाल करके वो अधिक से अधिक चीज उपजा जाऊं। मतलब वो उसको लाभ दृष्टि से देखा, न कि प्रयोजन से देखा, न कि उपयोगिता पूरकता की दृष्टि से देखा कि अच्छा ठीक है ले लिया, कोई बात नहीं। लेने के बाद देने की प्रवृत्ति तो उसमें आई नहीं। जब देने की प्रवृत्ति नहीं आई तो हम कैसे मान लेंगे कि उसने प्रयोजन को समझा है, उसने लक्ष्य को समझा है, प्रयोजन को। कि मिट्टी के साथ जब तक मैं उसको देने वाली प्रवृत्ति नहीं रखूंगा तब तक हमारा संबंध लंबा चलेगा कैसे। मैंने तो प्रयोजन ही खत्म कर दिया वहीं पे, लक्ष्य खत्म कर दिया। आवर्तनशीलता को बना के रखना चाहिए था, उसको मैंने वहीं पर खत्म कर दिया। तो यहाँ पर संबंध को समझा ही नहीं मैंने। तो जीना हो ही नहीं पाता, जीना किसी हालत में नहीं हो सकता। तो इसी तरह से अगर जीवावस्था को देखेंगे, किसी के साथ भी मानव का जीना सिर्फ लेने के आधार पे है, देने के आधार पे है नहीं। तो जब तक वो प्रयोजन को समझेगा, यानी कि ये तीनों अवस्थाएं मेरे लिए सजी हुई हैं और मैं उसके लिए क्या पूरक हो जाऊं, जब तक वो मनुष्य ऐसा नहीं सोचेगा, तब तक तो वो क्या कर रहा है, देखो धरती को और प्रकृति को बर्बादी कर रहा है। क्योंकि उसको प्रयोजन ही समझ में नहीं आया है। जब प्रयोजन समझ में आता है तो मानव उसके साथ जी पाता है, बढ़िया से जी पाता है। मतलब कि लाभ दृष्टि नहीं रहती उसकी, उसके साथ जीना ही बनता है उसका। तो इसी तरह से अगर हम संबंध को पहचानते हैं तो ऐसा हो पाता है। संबंध को पहचाना मतलब प्रयोजन को पहचानना ही है। तो वही आगे लिखा हुआ कि संतान माँ को पहचानते हैं, है ना, पोषण के अर्थ दीदी, में। हम्म, दीदी, हाँ वो बताइए तो बहन जी। संबंध, जब आप संबंध पहचानते हैं तो संबंधों में मूल्य बहते हैं, हाँ। फिर उन मूल्यों के अकॉर्डिंग जीता है, वो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ। हम्म, हाँ दीदी बताइए। हेलो। 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 हाँ दीदी, मधु दीदी की आवाज ही नहीं आ रही है, म्यूट हो गई है। हाँ। अभी आ रही है क्या दीदी? हाँ। हाँ दीदी आ रही है, आ रही है। अब आई है, अब आई है। अरे मैं इतना देर से बोल रही, मुझे लगा सॉरी।
हाँ अभी आ हाँ रही है दीदी, म्यूट हो गया था आपका। हाँ हाँ दीदी, मैंने ये समझा कि हम्म, जैसे संबंध, मूल्य, जब संबंध को पहचानते हैं मूल्य बहते हैं, लेकिन बिल्कुल। संबंध को पहचानने का आधार है प्रयोजन। हम्म तो प्रयोजन का अर्थ जो मैं पूछी, मुझे आपकी बातों से ये समझ आया प्रयोजन का अर्थ कि हम्म उपयोगिता पूरकता ही प्रयोजन है। हम्म, सह अस्तित्व में सभी वस्तुएं उपयोगिता पूरकता के आधार पर ही सजी हुई हैं और तभी उनका संरक्षण है, मतलब एक दूसरे बिल्कुल। को हाँ, जानना मानना बनाए कैसे। रखना। हाँ, हम्म तो जो तो प्रयोजन है वो सह अस्तित्व को बनाए रखना ही प्रयोजन है, उपयोगिता पूरकता होना ही प्रयोजन है। इसी हाँ, आधार पर मानव का सबके साथ संबंध है, प्रकृति बिल्कुल, के साथ भी और मानव के साथ मानव भी। के साथ ही। तो प्रयोजन यही हुआ ना कि हम्म, उपयोगी और पूरक होकर हाँ, सह अस्तित्व क्योंकि को बनाए रखने में भागीदारी करना, बिल्कुल यही ये है, बिल्कुल। प्रयोजन है क्या? हाँ बिल्कुल यही प्रयोजन है। जैसे माँ का दिया कि पोषण के अर्थ में, तो पोषण के अर्थ में वो सह अस्तित्व को समझेगा, है ना। बच्चे का हम्म। जो है, बच्चे और माँ का संबंध कैसा है बच्चे के साथ, पोषण के अर्थ में। पिता का हम्म। संबंध संरक्षण के अर्थ में। तो जब तक वो, कोई भी अगर हमको कहीं किसी के घर जाते हैं और वो हमारा पोषण का ध्यान रखती है, तो हमको वो माँ जैसी लगती है कि आप बिल्कुल मेरे माँ जैसे ध्यान रख रहे हो। तो अपन देख पाते हैं कि वो हमारा प्रयोजन को पूरा कर रही है। प्रयोजन को जो पूरा पूरा होते देखते हैं, उस अर्थ में संबंध की पहचान होती है। तो जब हम प्रयोजन को देखते हैं तभी संबंध की पहचान होती है। जी दीदी, और जब भी कॉमन प्रयोजन जो मतलब आपसे जैसे आपकी साथ संबंध है जो आप बताते हैं हमेशा साथ संबंध, मैं अभी नहीं जानती हूँ पूरा, लेकिन वो संबंध में आपका एक संबंध बना, आप उसके आधार पर आप निभाए, निर्वाह किए। लेकिन हम्म, मानव का जब इन सात संबंधों से अलग भी, मतलब मनुष्य का, मनुष्य से नॉर्मल जिससे कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन वो मानव जाति का है, मानव हम्म, है हम्म, और प्रकृति में रहते हैं, तो प्रकृति के साथ मानव रहता है, ये वाला जो संबंध है हम्म, जो सब पर मतलब वो होता है, इंक्लूड, लागू होता है, जैसे वो संबंध प्रयोजन है क्या? मैं ऐसा कुछ समझना चाह रही हूँ। हम्म। एक तो संपर्क है और एक संबंध है ना। आप किसकी तो संपर्क और संबंध संपर्क, के। हाँ, तो संपर्क और संबंध में भी कोई बेसिक कॉमन प्रयोजन है क्या? एक तो देखो, मानव जैसे अपन देखेंगे लक्ष्य क्या है हमारा। अगर मैं मानव हूँ और सामने वाला भी मानव है, एक तो वो है कि संबंध क्या है हमारा उसके साथ। तो मानव, वो भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। तो अब वो देखेंगे ये कि दोनों का लक्ष्य क्या है। तो दोनों का लक्ष्य तो सेम ही है। जो मेरा लक्ष्य है वही उसका लक्ष्य है, उस आधार पे मैं उसको पहचानती हूँ। उस आधार पे वो मुझे लगता है कि वो मेरे जैसा ही है, उस नाते मेरा संबंध है उसका। जी दीदी। लक्ष्य के आधार पे ही हमारा संबंध है ना। अगर प्रयोजन मतलब लक्ष्य है, प्रयोजन को देखना मतलब लक्ष्य। तो मेरा लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व। वैसे ही उनका भी प्रयोजन यही होगा, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व। क्योंकि अभी देखो हर मानव का वही है लक्ष्य। अगर देखेंगे तो लक्ष्य के रूप में हम सब एक समान है। तो सबके साथ, पूरी धरती के साथ है, मानव के साथ हमारा संबंध है। ऐसे देखोगे तो हर मानव के साथ हमारा संबंध है ही है, लक्ष्य के आधार पे अगर देखेंगे तो। और किसी आधार पे देखते हैं तो फिर हम संबंध कहा, उसी संबंध को बोलते हैं तुम्हारे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। तो अगर लक्ष्य के आधार पे देखोगे तो सबके साथ हमारा संबंध है ही। संबंध तो शाश्वत है और हर किसी के साथ है। और इसको अगर समझना चाहेंगे तो सात संबंध में आराम से समझते बनता है। तो जब वो संपर्क, हर संपर्क संबंध में बदल जाए, ऐसा बोलते हैं ना, हर संपर्क, जितने भी संपर्क आते हैं वो सब संबंध में बदल जाए। कैसे बदलेगा? जब हम खुद जीते हुए रहेंगे और दूसरों के साथ वैसे ही जीते हुए प्रमाणित होंगे, तो वो संबंध में बदल ही जाएगा। जी दीदी। जिसके साथ भी आप बात करोगे, आपका जीना, आपका बोलना, आपका जो प्रकाशन, आपका संप्रेषणा, आपका अभिव्यक्ति, ये तीन चीज पहले टच करता है आदमी को, सामने वाले को। तो हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बातचीत होती है, तो ऐसा लगता है जैसे इसके साथ मेरा संबंध है। और वो बोलती है आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये संपर्क धीरे धीरे संबंध में कन्वर्ट हो ही जाता है।
तो हमारा जीना कैसा जी होता है, दीदी। के आधार पे ही संबंध बनते जाते हैं फिर। ऐसे हर धरती में कोने कोने से किसी के साथ भी आप आपका सिर्फ 3 चीज को ध्यान में रखेंगे कि मेरा संबंध कैसा है, तो जांचेंगे तो आपका अभिव्यक्ति, आप कैसे बात करते हो, आपका संप्रेषणा कैसे इसको उठाने की, जागरूक करने की बात करते हो, आपका प्रकाशन, आप कैसे सोचते हो, है ना, विचार करते हो, आपका जो जीने का तरीका है, रहने का, वो सब बढ़ता ही है। तो उसको देख करके लोग जुड़ते हैं आपसे, पास आते हैं आपके। आपकी जीने की कला, इसी को जीने की कला बोलते हैं, वो 3 रूप में दिखता ही है। तो जीने की कला से प्रभावित होकर के लोग जुड़ना चाहते हैं, अरे आप आपके साथ रह के बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये संबंध स्थापित होता है धीरे धीरे। तो हर किसी के साथ तो ही जी दीदी, हम्म, ये संप्रेषणा का मतलब संप्रेषणा किसको बोलते हैं? संप्रेषणा मतलब कि कोई व्यक्ति को हम जागृत करने के लिए उसको उठाते हैं, मतलब हमारी हमारी हर बात जो रहेगी ना, उसको भी हमारे साथ ऊपर उठाने की बात करते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज को समझ गई, है ना, तो समझ गई तो मैं किसी के साथ बात करूंगी तो तू नहीं समझी है, या फिर उसको नीचे गिराने की नहीं बात करेगा कभी वो व्यक्ति। संप्रेषणा मतलब उसको ऊपर उठाने की बात करेंगे हम, तो जागरूक करने की बात जी करेंगे, दीदी। है ना, अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो ये संप्रेषणा में आता है। हाँ, और ये प्रकाशन में? इसको आप ना परिभाषा संहिता से देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। 1 मिनट में देखती हूँ प्रकाशन। अच्छा, ठीक है हाँ ना एक दीदी। बार आप हाँ रखिए, ठीक अब है दीदी। एकदम सटीक परिभाषा उसमें लिखा हुआ, प्रकाशन भी वही है लगभग। प्रकाशन मतलब ठीक है। जैसा मैं जीता हूँ उसका वैभव, वो अच्छा, प्रकाशित होता है ना, उसका वैभव। तो मैं जैसे जीती, मानवीयता। हाँ, हाँ, मान्यतापूर्ण आचरण कुल से जीती मिलाकर हूँ तो, मानवीयता ही प्रकाशित होती है। हाँ, मानवीयता ही प्रकाशित मानवीयता होती है, पूर्ण मानवीयता आचरण। ही संप्रेषित होती है, मानवीयता ही अभिव्यक्त होती हाँ है ना, ये ठीक तीनों है। चीज है। हाँ दीदी, तो अभिव्यक्ति, बहुत संप्रेषण, बढ़िया दीदी। प्रकाशन एकदम साथ साथ कनेक्शन के हम्म, साथ है तीनों चीज। जी दीदी। ठीक है। मैं ना परिभाषा संहिता में प्रयोजन को खोजी थी ना, तो प्रॉपर उसका वर्ड का मिला नहीं, फिर मैं इसीलिए हाँ फिर रख दिया आपके पास। जी, हाँ थैंक यू दीदी, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दीदी, तो कैसे करें, आगे बढ़े क्या, 9:11 हुआ है कि कैसे करना है दीदी? अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक सकते हैं। पन्ने हो गए ना हमारे, 5 पन्ने। हाँ 5 पन्ने दीदी। तो हो गए। हाँ हाँ 5 दीदी, पन्ने। एक था। हाँ दीदी। बल्कि इसी में से किसी के कुछ प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं दीदी। जी, रेखा बहन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ दीदी बोलिए। कई पता जी रेखा बहन हाँ जी। नमस्ते। क्यों था? जी जी बहन जी। हाँ, जिस इसमें जो संबंध वाला है उसमें है। हाँ, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ हाँ आवाज आ रहा दीदी, स्पष्ट, हाँ हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट, हाँ। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है तो मैं यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता ही है, वो कैसे, थोड़ा बता, वो वाला हाँ थोड़ा बताएंगे कि बच्चे के साथ जीता है तो यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता ही है, वो कैसे होगा? हाँ एक मिनट दीदी, पेज नंबर पूछ लेंगे दीदी। पेज नंबर कई 58 की पेज बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, ये जो संबंध वाला चल रहा है ना, उसी के आखिरी में छोटा वाला बुक है ना। अच्छा अच्छा, हाँ दीदी हाँ। तो आप फिफ्टी अच्छा 56 में 57 इसमें में शायद, 57 में, हाँ फिफ्टी हाँ समझ सेवन गई में समझ लास्ट गई। पे है। दीदी स्क्रीन हाँ की दिख हाँ 57 का अच्छा लास्ट अच्छा, पैराग्राफ। 56 हाँ, ठीक है। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है तो मैं यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता है। ये यंत्र के बारे में दिया है ऊपर में जो। हाँ 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 हाँ, हाँ मेरे को इधर नहीं चाहिए। टेबल से तो मैं कर दिया है। तो जब हम अपने बच्चे के साथ जीते हैं दीदी तो एकदम हम्म, यंत्र यंत्र तो लिखा है इसमें एक लाइन, जो डाक में भी लिखा हुआ है, थोड़ा हाँ हाँ मिल गया, ठीक है। तो मैं आप इसी मोबाइल से देख के पढ़ लेती हूँ, उसमें दिख नहीं रहा हाँ मुझे, हाँ ठीक है। 58 नंबर और पेज में लास्ट, है। हाँ ठीक है, लास्ट लाइन है एकदम। हाँ। मिल गया मिल गया मिल गया भैया, मिल गया अभी तक एकदम इतने लास्ट। गहरे हाँ यह तो बात बैठी है
ऊपर से पढ़ू थोड़ा। हाँ पढ़िए दीदी। हाँ, जैसे अभी तक कितने गहरे यह बात बैठी है कि मानव एक यंत्र है, भोग के लिए वस्तु है। अब तक ऐसा ही सोचा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है, मैं यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता है। ऐसा लगता ही है, हाँ हाँ, लगता ही ठीक है। बात है। तो तो ये है, हाँ क्योंकि देखो इस समय ना आप ये देखिए कि शरीर शरीर को हम मैं मान के जीते रहते हैं, है ना। तो जब तक शरीर को मैं मान के जीते रहते हैं तो हम उसको यंत्र जैसा ही ट्रीट करते हैं, और सामने वाले को भी शरीर रूप में देखते हैं तो उसको हम ये भोग की वस्तु, है ना। और जैसे कि अपन घर पे दास प्रथा के पहले सुने ही हुए होंगे। तो दास प्रथा मतलब अगर किसी मानव को हम अपने घर पे काम पे लगाते हैं या फिर रोजी पे लगाते हैं, जो भी काम करवाते हैं, तो हम उसको ना उसके जीवन पक्ष को नहीं देखते हैं। हम उसको एक ऐसा मशीन के रूप में देखते हैं, जैसे मशीन काम करता है ना। हाँ भाई तुम्हारा इतने घंटे से काम हो गया, इतने घंटे तक काम किया, कितना काम किया, लो पैसा जाओ। तो इस तरह से हम यंत्र के रूप में ही हम हमारी देखने की प्रवृत्ति है। तो क्यों देखने की इस प्रवृत्ति है? क्योंकि हमारी दृष्टि में वही है, लाभ दृष्टि, ये सब तीन तीन तो उन्माद है ही है। उस कारण से हम मानव को भी यंत्र के रूप में देखना चालू कर दिए हैं, और उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। और जहां तक कि परिवार में भी धीरे धीरे देखने को मिलता है, तो हम किसी को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, ये भी ऑर्डर करते हैं। लेकिन हम जब अपने बच्चे के साथ जीते हैं, जनरली माँ, क्योंकि माँ का संबंध तो शरीर रूप में है ही है, कि शरीर रूप में तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पर माँ के अंदर से ममता बहती है, तब वो वहां पर बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यंत्रधर्मी हूँ। वो एकदम उसकी ममता के साथ वो जीती है वहां पे। वो उसको भले पहचान पाती है, नहीं पहचान पाती, लेकिन माँ का जीना बच्चे के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो यंत्रवत जीती हो। तो इसी बारे में लिखा है यहाँ पर, जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है तो यंत्रधर्मी नहीं। इसी को अपना पराया भी बोले कि हम अपने अपनों के साथ तो पूरे भाव के साथ फिर भी जी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उससे, तो वहां पे अपने बच्चे को साथ ही दूसरे पराये अपनी बहन, मतलब बहन के बच्चे के साथ भी अपने यंत्रवत हो ही जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन हम अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि माँ ही बच्चे को जन्म दी तो पूरी भावनाओं के साथ अटैच रहती है वो। तो वो वहां पर बिल्कुल नहीं कर कर पाते वो यंत्रवत। वो बिल्कुल एक एक उसके साथ बोलते हैं ना कि माँ बेटी का जो संबंध रहता है, माँ और बच्चे का जो संबंध रहता है, क्योंकि मैं जैसे सोच रही हूँ, मम्मी वैसे ही आप मेरे को वैसे बात करोगे, पर ऐसा करे जैसे कैसे जान रहे आप मेरे को, मैं ऐसे सोच रही थी। तो इतना बारीकी से संबंध रहता है माँ और बच्चे का, तो उसमें आपको ना यंत्र धर्मी बहुत ही मिनिमम मतलब दिखेगा ही नहीं। लेकिन अपना पराया बोलते हैं कि जैसे अपने दूसरे बच्चे के साथ क्या हम वैसे दृष्टि रखे हैं क्या, तो वहां पे जांचोगे तो आपको दिखेगा कि हम उससे अपेक्षा वैसा नहीं रखते। हम उससे यंत्रवत ही थोड़ा सा गाइड करते हैं, अपेक्षा रखते हैं उसको। तो इस तरह से इसमें बताया है। तो हाँ दीदी, बहुत वैसी अच्छा। संबंध सबके साथ हो जाए, बस यही है एक प्रकार से कि हम मानव चेतना आगे जो बाबा जी लिखे हैं, मुझे मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। मानव जो है संचेतना सहित ही पहचानने की जरूरत है, जो हम मिसिंग करते हैं। इसी के कारण हमारा अपना पराया चलता है। तो कोई बोलता है ना कि मेरे को मौसी घर जाना, पर मौसी घर जाने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो क्योंकि वो उसको जीवन के रूप में सम्मान नहीं हो पा रहा, अगर किसी बच्चे का या किसी भाई का, किसी बहन का, तो वहां से इसको लगता है चलो मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। क्योंकि अगर हम संचेतना सहित पहचानते हैं किसी संबंध को, तो फिर लगता है अपनापन, लगता है कहीं पर लगता है, अरे भाव का जहाँ सम्मान होता है ना, अरे ये अपनापन जैसा लग रहा है यहाँ पे। क्यों अपनापन लग रहा है? क्योंकि वो हमारे भाव पक्ष को भी देख रहा है साथ ही साथ। तो ये यंत्र धर्मी यहाँ से खत्म होता है जब हम संचेतना को पहचानते हुए चलते हैं। और संज्ञान जो संवेदनशीलता है वो ठीक है, पर संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के साथ ही है। इसे दोनों का संयुक्त रूप से पहचानना बहुत जरूरी है। संवेदनहीन भी नहीं होना है, संवेदनाओं के साथ ही हमको संज्ञानशीलता के साथ ही चलना है। दोनों का संयुक्त रूप को ही संचेतना बोल रहे हैं बाबा जी यहाँ पे। इसी को ही लिखे हैं कि संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ तब ये अंतर्गत हो जाता हूँ, है ना। और यांत्रिकता में हमको अभी तक कोई तृप्ति नहीं मिली। तो संवेदनाओं को नहीं पहचानना ही यंत्रवत है। उसको क्या संवेदना हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, सबको नहीं पहचानते, यंत्रवत हो जाते हैं।
ठीक है दीदी, अभी 9:18 हो गया, अगर और हाँ दीदी, बहुत अच्छा, हाँ और भी कुछ, बहुत बढ़िया। हाँ और भी कुछ दीदी प्रश्न है? दीदी जैसे कि अपन किसी अपरिचित को ब्लड डोनेट करते हैं तो वहां अपनी संवेदनशीलता तो आ जाती है, लेकिन भाव और मूल्यांकन नहीं हो पाता है ना, इसलिए क्या वो भी हम यंत्रवत ही वो कर पाते हैं ना दीदी? हाँ हाँ, यंत्रवती कर पाते हैं यहाँ पर भी। संवेदनशीलता भी यंत्रवत हो जाती है, लेकिन हाँ, हो संज्ञानशीलता जाती है। भाव मूल्यांकन के बाद ही हो पाएगी। हाँ, संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप को ही संचेतना बोल रहे हैं, और उसी रूप में ही आप मानव को पहचान सकते हो। नहीं तो यंत्रवत हो ही जाता है भैया। आप एक न एक दिन ये बोल ही दोगे कि मैंने आपको ब्लड दिया था ना। और ऐसा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, होता भी है, तो ये कैसे निकल के आ गया? तो कहीं ना कहीं हम संचेतना को पकड़े नहीं है, ये हो ही जाता है क्योंकि हमने दिया। क्या दिया आपने? अगर भाव दिया होता तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो संबंध रहता। आपको दिया याद ही नहीं रहता, अभी दिया क्या याद ही है? आपने ब्लड ही दिया है, शरीर का एक वो चीज दिया है, भौतिक रासायनिक वस्तु दिया है ना? भौतिक रासायनिक वस्तु देने को ही हम देना नहीं, मतलब हमको चाहिए किस चीज की प्यास है? भौतिक रासायनिक वस्तु तो उस समय आवश्यकता थी, दे दी है। तो अभी तक तो भैया ये समझते आ रहे हैं कि हम किसी चीज को, किसी को बहुत कुछ देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे प्रति कृतज्ञ हो जाए। तो कृतज्ञ कैसे होगा भैया? जब तक हम संचेतना वाला पार्ट को नहीं समझेंगे, जब तक जीवन वाला पार्ट को नहीं समझेंगे, तब तक वो कैसे कृतज्ञ होगा? भाव रूप में देना, तो भाव तो हमेशा बहते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भाव में एक बात आ जाता है कि मैंने दिया, वो ट्रांसफर हो जाता है। देने के बाद याद रखे हो, मतलब कि अपेक्षा है कि वो कृतज्ञ हो उस चीज के लिए जो वस्तु है, भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो आदमी उसके लिए कृतज्ञ नहीं होता, आदमी सिर्फ भाव की, उसके पीछे भाव क्या है इसके लिए कृतज्ञ होता है भैया। कि आपने ऐसे समय में मदद की मेरी, है ना, उसको ये बोलता है ऐसे समय में मदद की आपने। वो ब्लड दिया, हार्ट दिया, किडनी दिया, इससे नहीं होता। आपने उस समय मुझे समझा, मेरी कमियों को समझा, मुझे समझा, और मेरे शरीर को बचाने के लिए आपने इसको दिया। ये भाव ट्रांसफर कर देने से ना वो कृतज्ञ होगा ही होगा। तो हम कहीं ना कहीं भाव ट्रांसफर करने में चूक कर जाते हैं और वस्तु देखकर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। जी, मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे दीदी की परिवार में संबंधों में तो हम भाव पहचान पा रहे हैं, लेकिन हाँ एक अपरिचित मानव के साथ जो संबंध है, जो मूल्य और भाव पहचानना चाहिए, उसका बहुत अभाव है अभी। हाँ, उसका भाव है भैया। मैं अभी सही समझा दीदी? ठीक समझे भैया, अभी तो एक परिवार में दूसरे परिवार से भी अभी रिश्तेदारों में भी देखा जाए तो थोड़ा सा है भैया। अभी तो अभी अपने अपने ब्लड रिलेशन को फिर भी समझे हुए हैं लोग बाग, स्वीकृत है। थोड़ा ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा वहीं पर भी अपना पराया दिखने लग जाता है। जी। भाई भैया इसी के लिए तो हम सब कर रहे हैं अध्ययन। बहुत ये बढ़िया दीदी, पूरा, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू दी। ठीक है भैया। तो फिर करते हैं आगे का 5 पेज और फिर बढ़िया से निकालते हैं और बस में मंथन करते हैं बढ़िया से भैया। ठीक है, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है अध्ययन का, और गहरा जाने का हमको भी अवसर मिला हुआ है। और ऐसे जीने के लिए और कमिटमेंट गहरा होते जा रहा है, संकल्प गहरा होते जा रहा है। सबके लिए उपकार है भैया अध्ययन। इसको दीदी मैं आपकी संप्रेषणा का उदाहरण ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं भैया। एकदम ऐसा रोमांचित हो जाते हैं बाबा जी की बात पढ़ के, क्यों रुके हुए, उतर क्यों नहीं जाते मैदान में, तो ऐसा ठान जी लेती हूँ। ठीक है जी जी। भैया। ठीक है ठीक है दीदी, भैया, सभी को नमस्कार नमस्कार। भैया। नमस्ते भैया। और पूनम जी नमस्ते करें कुछ? पूनम जी चलेगी क्या? हाँ, पूनम दीदी चले गई। हाँ हाँ, टाइम हो गया होगा उनका, अपना रहता। ठीक है भैया, सबको नमस्ते। और आगे का 5 पेज पढ़ के हम फिर मिलते हैं परसों।